इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना कांग्रेस द्वारा की गई? तो ये आपका होगा बुर्बो वंश का। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बुर्बो वंश। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखने हैं कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध इसमें से कार्बोनरी संगठन से था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। किस पद पर नियुक्त किया गया था? प्रधानमंत्री पद पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो था वह एक नाविक था। पेशे से क्या था? नाविक था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, जर्मन के छोटे छोटे प्रांतों को जीतकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन किसकी संस्था थी? जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी प्रश्न एग्जाम से आने वाले प्रश्न हैं, एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, ये वीवीआई प्रश्न है, तो इसको याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? 1832 में। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी जो संगठन था उसका गठन कब किया गया था? तो उसका गठन 1810 ईस्वी में किया गया था, जो कि एक क्रांतिकारियों की संगठन था ये। आगे है कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो यह तुर्की और रूस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तुर्की और रूस के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सेडान का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? तो इसको रूस ने कुचला था। किसने? रूस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इनका युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में। याद रखिएगा सेडेवा में नहीं, सेडान में हुआ था, ये कन्फ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यह यूनान का। आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूनान का। कर युवा इटली संस्था का विकास किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो यह मेजनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कर बिस्मार्क बिस्मार्क निम्न में से क्या था? जो बिस्मार्क था वह क्या था? तो वह एक कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? कौन से ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे। कौन? लॉर्ड बायरन। अगला क्वेश्चन है कि जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्रसा ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार थी। मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार।
अगला है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की, क्योंकि तुर्की का अधीन था ये। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? मारियान जो था वह किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो यह रूस का था, फ्रांस का था। किस देश का था? फ्रांस का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को, क्योंकि वहाँ का जो साहित्य है वो बहुत ही प्रेरणादायक था यूरोप के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो वहाँ किस वंश का शासक था? बुर्बो वंश का। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? जर्मनी। कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आइए देखते हैं। रूस के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? किसने किया था इसको? रूस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? यह किसने कहा था? तो चार्ल्स दसम ने कहा था। फ्रांस के कौन से राजा ने कहा था? चार्ल्स दसम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम था। प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। किसे कहा जाता है? तुर्की को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की स्थापना की थी, जिसे जर्मन राइन संघ बोला गया। किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई? किस संधि के द्वारा? एड्रियानोपल की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? एड्रियानोपल की संधि के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख कौन था? तो यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यह क्या कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र का फिर स्थापना हो गई। किसकी स्थापना हो गई? निरंकुश राजतंत्र का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरिबाल्डी ने किया था, जो कि एक पेशे से नाविक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण से माना जाता है, पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी? तो ये क्वेश्चन हम लोग एक बार और कर चुके हैं, तो क्या होगा? बिस्मार्क ने। इसका आंसर क्या होगा? बिस्मार्क ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? तो सेडान युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? सेडान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था? तो आइए देखते हैं। तो कौन सी संधि थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक उस समय कौन था? तो नेपोलियन तृतीय था। कौन था? नेपोलियन तृतीय।